Assalamu alaikum everyone. I hope you people are doing well. So the topic that we are going to discuss today is about chronic obstructive pulmonary disease. So before starting the topic, let me tell you people that the chapter that we are discussing is about diseases of respiratory tract. So इससे पिछले जो पेप्टिक अल्सर डिजीज था या एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस था, दैट इज योर चैप्टर नेम डिजीजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, सो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेज है तो उसमें हमारा ये लास्ट टॉपिक रहता है। ठीक है, और एजमा से पहले टॉपिक तो हमने क्लास के लेक्चर्स में कर लिए थे। एजमा मैंने अपलोड करवा दिया है एंड दिस इज सीओपीडी। तो उसके बाद ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस का जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर एलिमेंट्री कैनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो जीआईटी के डिजीजेस हैं वो सारे जो है वो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग अबाउट सीओपीडी। ओके, सो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में सीओपीडी कहते हैं। इज अ डिजीज स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय एयर फ्लो लिमिटेशन। ठीक है, ये मेन चीज है इसमें। अगर आप देखें तो जितने भी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के डिजीजेस हैं उसमें सब में क्या होता है, एयर फ्लो लिमिटेशन। मतलब एयर फ्लो, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, आपको सांस लेने में मसला आता है। रीजंस जो है वो डिफरेंट होते हैं, अल्टीमेट जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वही आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट टाइटनेस, और वो जो पिछले हमने एल्मा में भी पढ़े थे, सिम्टम्स सारे वही होते हैं, लेकिन रीजंस डिफरेंट होती हैं। या तो वो क्रॉनिक होते हैं या वो एक्यूट होते हैं, या उसकी कॉज जो है वो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होती है, कोई भी ऐसी चीज है, या कोई टॉक्सिन्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स वगैरह या एलर्जेंस वगैरह। ठीक है, so the cause may be different but the symptoms, the chest tightness and the breathlessness, shortness of breath, वो सारे जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें ना तो एयर फ्लो लिमिटेशन, मतलब आपको सांस लेने में प्रॉपर आपके एयरवेज जो है ऑब्स्ट्रक्टेड रहते हैं, आपको प्रॉपर जो जितनी अमाउंट की आपको जो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है जो नॉर्मल, वो नहीं होता क्योंकि एयरवेज में इशू होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो द कॉज में बी डिफरेंट बट द सिम्टम्स आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, सो बाय एयरवे लिमिटेशन दैट इज नॉट फुली रिवर्सिबल। अब ये एक और चीज है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एस्मा और इसमें यही डिफरेंस है कि एस्मा इज काइंड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसीजर। ठीक है, ऑल्दो इसको हम कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एस्मा ऐसा है कि मतलब वो आपके जो है अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं, वो जो कल मैंने आपको एक एस्मा में वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में करवाया था कि आप स्मोकिंग सिसेशन, स्मोकिंग छोड़ दें, आप लोग जो है वो बाकी जो मतलब ऐसे एयर पोल्यूशन वगैरह उसका अगर आप ध्यान रखें तो क्या होगा कि वो आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए वो काइंड ऑफ रिवर्सिबल है। ये जो है ना सीओपीडी, दिस इज मतलब ये रिवर्स नहीं होता, नॉट फुली रिवर्सिबल। कंप्लीट एक दफा ये सीओपीडी हो जाए ना, ये कंप्लीटली रिवर्स नहीं होता जैसे नॉर्मल था पहले बंदा। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। सीओपीडी में इंक्लूड डिजीजेस दैट कॉज एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्फेजिमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वो डिजीज। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करवाती हूँ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर सीओपीडी जो है वो इन डिजीजेस की वजह से होता है, और इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि ये क्या है। ठीक है, दोनों में मैं डिफरेंस बताती हूँ। ओके, सो सीओपीडी इंक्लूड्स क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि ज्यादातर जो है वो इन दोनों की वजह से होता है। अब इसको देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है। ठीक है, अच्छा, एस्मा इज नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ सीओपीडी ड्यू टू इट्स रिवर्सिबिलिटी। मैंने पिछले स्लाइड में बताया ना कि एस्मा जो है वो इस क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल है थोड़ा बहुत, और सीओपीडी जो है वो रिवर्सिबल, फुली रिवर्सिबल नहीं है। मतलब कि एक दफा बंदे को ये डेवलप हो जाए तो वो कंप्लीटली नॉर्मल वापस नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये एक मेन एस्मा और सीओपीडी के जो डिजीज है, एम्फेजिमा और ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इनमें यही डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? इट इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है इसका क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इस पर आपने फोकस
फोकस करना है। कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, बहुत ज्यादा इसमें क्या होगा, एक ऐसी काइंड ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। अब खुद सोचे, म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, कफिंग होगी कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर सांस नहीं आएगी तो वो रिफ्लेक्स, कल मैंने एस्मा में समझाया था ना, तो वो क्या होगा, उससे उससे जो है वो आपको कफिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड डिस्निया, वही शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको प्रॉपर सांस नहीं आएगी। एसोसिएटेड विद रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ द लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसकी वजह से जब फिर वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, तो अल्टीमेटली क्या, ऑर्गेनिज्म अटैक कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है जो क्रॉनिक होती है, तो उसके बाद क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म भी बार बार अटैक करते हैं तो रिकरेंट मतलब बार बार आने वाला इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, कि जो इन्फ्लेमेशन इतना क्रॉनिक चलता है कि उसमें बार बार ऑर्गेनिजम्स भी अटैक करना शुरू हो जाते हैं, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस भी होते हैं उसमें, और स्पेशली लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आपको मैं लोअर और अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिफरेंस बताऊं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपके सारा फेरिंक्स, ये लैरिंक्स, थोरैक्स, ये वाले ट्रेकिया, और जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें आपके ये लंग्स और अल्वोलाई और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये तो हो गया आपका क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। जो एम्फिजिमा है या एम्फाइजिमा भी इसको लोग कहते हैं, इज ए कॉम्प्लेक्स लंग डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज टू द गैस एक्सचेंजिंग सर्फेसेस, जिसको हम सबको पता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्वोलाई कहते हैं, ठीक है। इसमें इशू क्या था, इसमें म्यूकस सिक्रीशन का इशू था ज्यादातर, ठीक है। इसमें इशू क्या था, इसमें म्यूकस सिक्रीशन इतना नहीं होता, लेकिन जो इसमें अल्वोलाई है ना वो डैमेज हो जाते हैं, और जब अल्वोलाई ही डैमेज होंगे तो क्या आपकी प्रॉपर इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो सकती है, मतलब गैसियस एक्सचेंज आपका प्रॉपर हो सकता है, कभी भी नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें मेनली आपका जो गैस एक्सचेंजिंग सर्फेसेस है अल्वोलाई, वो डैमेज हो जाते हैं, और दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द एबनॉर्मल गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है। सो ये दोनों मिलकर जो है, कभी कभार सिर्फ एक, या जो पिछली स्लाइड में हमने बताया, तो सिर्फ ये या दोनों एक साथ भी, दिस लीड्स टू सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। सो आई होप सो आपको इस स्लाइड की समझ आ गई होगी। ओके, सो यहाँ देखें, आपको थोड़ी सी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई है। दिस इज नॉर्मल अल्वोलाई एंड दिस इज द अल्वोलाई ऑफ a person suffering from COPD, ठीक है। सो देखें आप, इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। पहले तो इसको देख लें, इस चीज को देख लें, और फिर इसको देखें, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। ये जो है ये नॉर्मल है, अभी फिलहाल तो इन्होंने मतलब छोटा सा दिखाया हुआ है, ये शो कर रहा है बेसिकली कि यहाँ पर जो अल्वोलाई है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, वो एक्सपेंड भी कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर जो अल्वोलाई है वो क्या हो जाता है, ये क्या लिखा हुआ है, अल्वोलाई हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पर अल्वोलाई की एलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। अभी हमने पिछले स्लाइड में कहा ना कि जो गैसियस एक्सचेंज वाले जो सर्फेसेस है, इसी अल्वोलाई की बात करें, ये डैमेज हो जाते हैं, तो इनके डैमेज की वजह से जो इनकी एलास्टिसिटी है ना, एलास्टिसिटी वो खत्म हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल इन्फ्लेम्ड इन्फ्लेटेड रह जाते हैं। ये इन्फ्लेशन कहते हैं, जैसे आप गुब्बारे को फुलाते नहीं है, उसमें हवा भर देते हैं ना, आप समझ लें कि एक दफा गुब्बारे में हवा भर दे और आप उसको दोबारा स्क्वीज करते हैं, फिर दोबारा उससे सारी हवा निकलती है, फिर वो दोबारा इन्फ्लेट होती है, फिर दोबारा वो स्क्वीज होती है, तो इस तरह करके हमारी जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती रहती है। लेकिन यहाँ पर एक दफा वो इन्फ्लेट हो गया, एक दफा वो प्रॉपर मतलब भर गया हवा से, वो दोबारा जो है वो नहीं हो सकता, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। वजह क्या है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, ठीक है। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं, बलून की एग्जांपल मैंने इसीलिए दी क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है, वो आप उसको जितना फैलाना चाहते हैं वो फैल सकता है, दोबारा स्क्वीज करना चाहते हैं वो छोटा हो जाता है, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जो सीओपीडी है, इसमें अल्वोलाई की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता, इसी वजह से इसमें जो है गैसियस एक्सचेंज का इशू आ जाता है। और ये देखें, फिर यहाँ पर एयर फ्लो देखें और यहाँ पर एयर फ्लो देखें, यहाँ ज्यादा है क्योंकि यहाँ नॉर्मल अल्वोलाई है, यहाँ कम है क्योंकि यहाँ एबनॉर्मल अल्वोलाई है। सो आई होप आपको यही इसी को सीओपीडी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत ये फाइब्रोसिस भी हो जाती है, यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मटेरियल एक्यूमुलेशन हो गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो एयरवेज है ना, ये प्रॉपर देखिए तंग हो गए हैं। क्योंकि आप खुद समझ लें
आपके पास एक पाइप है, ठीक है, और ये पाइप में आप फॉर एग्जांपल 10 ml वाटर, चले समझ ले 10 ml वाटर डाल रहे हैं, ठीक है। इस पाइप में अगर इलास्टिसिटी है और आप इसमें 100 ml वाटर कर ले, तो ये थोड़ा सा खुला, वो डायलेट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा डायलेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके इर्द गिर्द यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा फाइब्रोसिस, जिसको प्रोटीन वगैरह एक्यूमुलेट हो गए, तो क्या ये दोबारा डायलेट हो सकता है? कभी भी नहीं। ये उसी तरह जो है वो इसी तरह नैरो रहेगा, क्योंकि आप अगर उसमें इलास्टिसिटी होगी भी, एक तो उसमें इलास्टिसिटी भी खत्म हो गई है, लेकिन अगर उसमें लेट सपोज इलास्टिसिटी है भी, तो इस फाइब्रोसिस की वजह से जो इसके इर्द गिर्द मटेरियल एक्यूमुलेट हुआ है, उसकी वजह से इसकी वो इलास्टिसिटी खुद ब खुद खत्म हो जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो डायलेट नहीं हो सकते, तो उसमें एयर फ्लो जो है वो भी कम रहेगा। अगर आपको इस चीज की समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो चीज समझ नहीं आती, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, सो द रिस्क फैक्टर्स फॉर सीओपीडी। अब जैसे हम हर डिजीज का पढ़ते हैं कि उसमें कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो उसको देखते हैं। अब ऑब्वियसली लंग डिजीज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इसमें? टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक आप समझ लें कि सबसे मेन जो रिस्क फैक्टर है ना सीओपीडी का, वो टोबैको स्मोक है, ठीक है। और ये देखें, इससे पता चलता है 80 to 90% जो है ना, एस्टिमेटेड 80 to 90% जो केसेस है सीओपीडी के, वो इसकी वजह से अकाउंट फॉर, मतलब इसकी वजह से, ठीक है। सो मेन जो रिस्क फैक्टर है वो तो, और अब आप इसको लिंक करना सीखे, जो मैं आपको बार बार बताती हूँ। अब इसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगी? ऑब्वियसली सबसे पहला क्या होगा? स्मोक सेसेशन, स्मोकिंग को स्टॉप कर देना, ठीक है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग किसे कहते हैं? एक एक्टिव स्मोकिंग होती है, एक पैसिव। एक्टिव स्मोकिंग तो जो बंदा कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग इसको कहते हैं कि जो बंदा कर रहा है और उसके साथ जो घर में फॉर एग्जांपल एक पर्सन इज स्मोकिंग एंड हिज चिल्ड्रन आर सिटिंग बाय हिज साइड, सो क्या होगा? जो बच्चे हैं वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। समझ आ रही बात नहीं? क्योंकि स्मोक तो वो भी इनहेल करे, बेशक उतने अमाउंट में नहीं जितना वो एक्टिव स्मोकर कर रहा है, लेकिन फिर भी करते तो हैं। सो दिस इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर सीओपीडी। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जो बंदा कहीं पर जॉब वगैरह करे, वहां पर अगर कोई एक्सपोजर है, सिर्फ स्मोकिंग नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल एक बंदा फैक्ट्री में काम करे जहां बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट, वो क्या कहते हैं उसको, गैसियस मटेरियल जो है, वो जो पॉइजनस मटेरियल है वो गैसियस फॉर्म में जो है वो एग्जॉस्ट के थ्रू निकाल रहे हैं, तो वो बंदा इनहेल कर सकता है, बल्कि जो इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं वो भी कर सकते हैं। सो ऑक्यूपेशनल मतलब पेशे को कहते हैं। सो वो अगर एक्सपोजर है, सिगरेट स्मोक है या कोई और इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट मटेरियल है या जो भी, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, बहुत ज्यादा अगर आपके पास एयर पोल्यूशन है, और वो भी अल्टीमेट उसकी रीजन क्या होती है? वही इंडस्ट्रियल स्मोक, ठीक है। जो आपकी गाड़ियों का जो फॉसिल फ्यूल हम इसको कहते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, कोल बर्निंग की वजह से या गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से, ये सारी चीजें जो है एयर को पोल्यूट करती है, तो एयर पोल्यूशन जो है वो भी इसकी कॉज है। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी है, एंड दिस इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये जेनेटिक डिफिशिएंसी होती है, मतलब कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं होती, जेनेटिक का पता है सबको, ठीक है। ये मतलब इसकी कोई कॉज नहीं है, कोई बंदा पैदाइशी ऐसा होता है कि उसमें ये एंजाइम जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है। आपको याद है स्लो एसिटाइलेटर, फास्ट एसिटाइलेटर मैंने बताया था फार्माकोलॉजी में, मेटाबॉलिज्म के चैप्टर में, उसी तरह कुछ लोगों में स्लो एसिटाइलेशन होती है, कुछ में फास्ट। सेम गोज फॉर दिस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एंजाइम डेफिशिएंसी। ये कुछ लोगों में ये एंजाइम होता है, कुछ लोगों में नहीं होता, ठीक है। अब ये है क्या? ये एंजाइम जो है ये बनता है लिवर में, ठीक है, ये बनता है लिवर में, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स। बाकी सारे टिश्यू भी, लेकिन पर्टिकुलरली लंग्स, बाकी टिश्यू की भी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये लंग्स की प्रोटेक्शन करता है। अब क्या होता है, जिन लोगों में ये एंजाइम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये मौजूद ही नहीं होता, डेफिशिएंसी, ठीक है, तो क्या होगा, वो लोग रिस्क पर हो जाते हैं सीओपीडी डेवलप करने की, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो एंजाइम है वो बन ही नहीं रहा। समझ आ रही बात की? सो ये जो है, ये चीज जो है, ये आपके पास एक और रिस्क फैक्टर बन जाता है। तो देखिए, सारे सिवाय इसके जो आपके लिए नई चीजें, बाकी ये सारी चीजें हम बार बार पढ़ चुके हैं,
ठीक है, ये चीज आपने सिर्फ याद रहे। एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम डेफिशिएंसी जो एक एज अ रिस्क फैक्टर काम कर सकता है सीओपीडी। आई होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई है। So let's move to the next. Okay, so there is a little bit about the pathophysiology of this disease. अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी इस पे, थोड़ा सा मैं समझाती हूँ, लेकिन ये चार्ट बहुत मजे का था इसलिए मैंने इंक्लूड किया। सो आप देखिए इसमें नॉशियस पार्टिकल एंड गैसेस, अगर कोई बंदा कोई टॉक्सिक मटेरियल कोई भी गैसेस पार्टिकल्स इनहेल करता है तो उससे क्या होगा, लंग इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं कि ये सीओपीडी डेवलप कैसे होता है। फिर उस लंग इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा, सीओपीडी डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने ये चीजें बताएंगे, प्रोटीनेजेस एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अच्छा, असल में होता क्या है कि आपके पास स्पेशली ये जो प्रोटीनेजेस एंजाइम है ना, ये आपके लंग्स की प्रोटेक्शन में भी प्लस इसकी डिजीज में भी दोनों में रोल परफॉर्म करता है। मतलब जब प्रोटीनेजेस का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, जब ये नॉर्मल रहेगा तो ये आपकी लंग्स की हीलिंग वगैरह में और आपके बैक्टीरिया किलिंग में और इन चीजों में बहुत रोल परफॉर्म करता है। लेकिन अगर इसका लेवल ज्यादा हो जाए तो ये खुद लंग को डैमेज करना शुरू कर देता है। ठीक है, सो एक तो ये चीज हो गई, इसलिए इसको देखिए रिपेयर मैकेनिज्म भी बताया है कि मतलब ये वैसे तो रिपेयर मैकेनिज्म और इन चीजों में हेल्प करता है, क्योंकि ये दोनों ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बताती हूँ अभी, ये दोनों चीजें जो है ये वैसे नॉर्मली लंग्स की हीलिंग वगैरह में भी मतलब बैक्टीरिया से बचाने में या इस तरह की चीजों से बचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब इनका लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तब ये खुद जो है ये सीओपीडी डेवलप करते हैं। ठीक है, सो इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो है वैसे हमारी हेल्प भी करते हैं, लेकिन जब इनका अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए तो ये हमारे लंग्स इन्फ्लेमेशन में भी और सीओपीडी पार्टिकुलरली होने में भी जो है ये रोल परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको कहते हैं कि जब आपके पास होते हैं एक हम उसको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आरओएस। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपके पास वो तमाम रेडिकल्स होते हैं, असल में मतलब ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, और वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी चीज के साथ भी बहुत क्विकली बॉन्ड बना लेते हैं। तो वो बॉन्ड फिर आपके टिश्यूज के, वो आपके टिश्यू प्रोटीन वगैरह के साथ बना सकते हैं, आपके टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। तो नॉर्मली ये जो ऑक्सीडेटिव, ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, ये बेसिकली आपकी इसी तरह बैक्टीरिया किलिंग, वायरस किलिंग, इनमें भी रोल परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि ये अमाउंट जब इनका बहुत ज्यादा हो जाए तो ये खुद टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन्होंने थोड़ी बहुत इन चीजों का जिक्र किया है। अगर आपकी मर्जी है करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये चार्ट आप पेपर में बनाएंगे तो बहुत जो है आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। फिर आप ये देखिए उन्होंने थोड़ा बहुत बताया है कि आप जो है एंटीऑक्सीडेंट फिर अक्सर देते हैं या एंटी प्रोटीनेज, उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको ना भी ऐड करें इट्स ओके, लेकिन आपको ये चीज जो है ये पता होनी चाहिए ये। ठीक है, सो आप पहले ये बनाएं, लंग इन्फ्लेमेशन, दिस एंड दिस, बस। ठीक है, यहां तक भी काफी है आपका चार्ट। सो बाकी आपकी मर्जी, आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं कि नहीं, मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की।